हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे, स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास चीज़ लेके आ रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही कि आज का युग बीमारियों से जूझ रहा है। तरह तरह की बीमारियां हमारे युग में पाई जा रही हैं, जिसके चलते हमें कुछ रोचक तथ्य अपने दिमाग में बिठाने की आवश्यकता है। जैसे कि मेरे पास पेशेंट आते हैं डेली की बीपी के लिए और शुगर के लिए, और वो 5 साल 10 साल से दवाई मेडिसिन ले रहे होते हैं, और उनको कुछ नॉलेज की कमी के कारण वो घर पे अपना बीपी और शुगर जांच नहीं कर पाते। तो इसके लिए ही मैं आप सब लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ आज, ताकि कोई भी बंदा डॉक्टर लाइन से हो या ना हो, वो कोई भी बंदा हो, कोई भी प्रोफेशन से हो, सब लोग अपने घर में, आप लोगों को पता है आजकल कोई ना कोई घरों में एक बंदा बीपी या शुगर से प्रेरित होता ही है, और हमें ज़रूरत पड़ती है उसका रोज़ बीपी करने की, टेम्परेचर चेक करने की और ये ब्लड शुगर जांच करने की। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सही मायने में बीपी चेक कैसे किया जाता है और शुगर जांच कैसे की जाती है। तो इसी के लिए मैं आज एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सब लोग बड़े ही ध्यान से देखें, और इससे आप सब लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को ही मिलेगा। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमारा बीपी अपरेटस होता है, जिसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, और इससे बीपी की जांच की जाती है। आप लोग कोई भी इसको, जैसे ये मैनुअली बीपी अपरेटस है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आते हैं कि सेल डालो, बटन दबाओ और अपने आप रीडिंग आ जाती है। मैं उसको अच्छा नहीं मानता, क्योंकि कहते हैं ना कि मैनुअली चीज़ जो अपने हाथों से करते हैं उस पर भरोसा होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ कोई भी हो, ठीक है, उसमें हर बार रीडिंग अलग आती है, और मैंने खुद भी यूज़ करके देखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट पे जब भी बीपी चेक करेंगे ना हम, हर बार अलग रीडिंग दिखाएगा। 10 का, 20 का, 30 का डिजिट का फ़र्क मिलता ही मिलता है। तो यही कहना चाहूँगा कि पहले तो आप सब लोग मैनुअली बीपी अपरेटस खरीदो और उसी से अपना बीपी जाँच करो। और बीपी जांच करने का सही तरीका मैं बता देता हूँ। बीपी जांच करने के लिए ये इन्होंने एक स्विच दे रखा है, इसको ऊपर कर दो तो ये ऑफ हो जाता है, और इसको नीचे की तरफ हम करेंगे जैसे ही, तो ये ऑन हो गया। और हमारी मरकरी, जैसे देखो आप लोग कि हमारी मरकरी हिलने लग जाएगी, तो यानी कि ये ऑन है। तो मैं देखता हूँ कि अब इसको कैसे सही तरीका जो बताता हूँ। हमने ये लिया, और इसको कोई भी आप ले सकते हो, बाकी कोशिश करो कि जो मेल है उसका हैंड राइट होना चाहिए और जो फीमेल है उसका लेफ़्ट हैंड होना चाहिए। बाकी आप कर सकते हो दोनों हैंड पे, कोई भी ले सकते हो, बाकी ज़्यादातर मेल में राइट हैंड ही इन्वॉल्व करना चाहिए। तो इसको मैं बता देता हूँ। इसको जैसे हम सीधा हाथ करवा दो पेशेंट का, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हैंड करवाने के बाद इस पट्टी को ऐसे बांधो। ऐसे बांधने पर आप ये चीज़ों को नोटिस करो कि जो दोनों पाइपलाइंस है ना, ये बिल्कुल हमारे यहाँ में मिड में स्ट्रेट में बिल्कुल स्ट्रेट आए। ये दाएं बाएं ऊपर नीचे ना होके बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे जो भी हम मापदंड करते हैं बीपी का, वो बिल्कुल एग्जैक्ट और परफेक्टली आता है। और कभी भी कोई भी हो, मैं तो क्या, कोई भी डॉक्टर हो, कितना ही पुराना हो, जैसे कई हाथ से पल्स से चेक करते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें हो जाती हैं और कोई भी मापदंड कर सकता है। बट इससे जो ऊपर वाला हमारा सिस्टोलिक, 2 तरह के बीपी होते हैं, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ना, वो तो हमारा इससे पता चल जाता है, और डायसिस्टोलिक होता है वो नहीं पता चलता, उसके लिए अंदाजा ही लगाना पड़ता है। तो एक्चुअल यानी कि सही मायने में मापदंड करने के लिए हमने स्टेथो का यूज करना चाहिए। ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम डॉक्टर का गहना या डॉक्टर का मंगलसूत्र भी बोलते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट से, स्टेथोस्कोप को लगाने के लिए सबसे पहले जो इसके ईयरबड्स है ना, ये ऊपर की तरफ होने चाहिए। कई ऐसे करके पीछे की तरफ ईयरबड्स को ऐसे लगा लेते हैं और वो ब्लॉक हो जाता है और उसकी साउंड हमारे कानों में आ नहीं पाती। इसलिए ईयरबड्स को ऊपर की साइड देख के और अपने कानों में लगा के हैंड सीधा करवा के पेशेंट का, और उसके यहाँ पर देखो, पहले आप फील करो कि आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी वेन या आर्टरी की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, बीप हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर आप इसको
पंप को ब्लॉक कर दो और इसमें हवा भरनी स्टार्ट कर दो। हवा भरते 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 हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 220 तक ले जाना चाहिए। इससे ज़्यादा हम करते हैं तो पेशेंट के हैंड में पेन हो जाता है और वो कहते हैं कि जल्दी करो सर, पेन हो रहा हमें। तो 200 या 220 तक करो। 220 से अगर ऊपर बीपी है तो आप लोगों को पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि बीप करने लगेगी वहाँ पे धड़कन, वहाँ पे ना बीप करने लगेगी तो आप और ज़्यादा ले जा सकते हो। अगर 200 से कम है तो वहाँ पे बीप नहीं करेगी। फिर धीरे 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 आप इसको लूज करो और जैसे मरकरी नीचे आती जाएगी, देखो दिखा रहा हूँ मैं। अब ये मरकरी मैंने जैसे 220 तक ले गया और इसको खोलने के बाद धीरे 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 मरकरी नीचे आएगी। जैसे अब नीचे आ रही है और अब ये हमें बीप करेगा। देखो जैसे अब 120 पे इनके ना बीप आनी स्टार्ट हो गई। 120 पे बीप आनी स्टार्ट होने के बाद जो मरकरी है वो मरकरी भी वहाँ पे ऊपर नीचे अप डाउन होने लगेगी बीप के साथ साथ। जैसे बीप है और वो आपको कानों में भी सुनेगी, जो बीप जो वो कानों में भी जाएगी। अब इसको देखो, ये इनका सिस्टोलिक हो गया, ऊपर वाला बीपी हो गया, इनका एग्जैक्ट है 120 है। इसके बाद ये बीप तब तक सुनाई देगी जहाँ तक इनका डायसिस्टोलिक प्रेशर है, तो ये वहाँ तक सुनती रहेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। यानी कि 70 तक इनकी बीप सुनाई दी है, 70 के बाद इनकी बीप बिल्कुल ख़त्म होगी। अब हम इनको लूज करके खोल सकते हैं इसको। तो ये ऐसे है कि हम जो नब्ज से करते हैं हाथ से, कि उसमें ना डायसिस्टोलिक का पता नहीं चल पाता और सिस्टोलिक का हमें पता लग जाता, वो एक अंदाजा ही लगाते हैं। तो दोनों अच्छे से पता करने के लिए स्टेथो का यूज़ करो आप लोग, ठीक है। उसमें पंप करो, हवा भरो, 220 तक ले जाओ। 220 के बाद थोड़ा सा लूज करके उसको नीचे तक आने दो। उसके बाद आप बीप की आवाज़ सुनाई दो। जितनी भी उनका बीपी उस टाइम हाल फिलहाल होगा वहाँ पे बीप करने लग जाएगा और मरकरी ऊपर नीचे होने लग जाएगी। और उसके बाद वो मरकरी को फिर आप लूज करोगे, जैसे जब तक वहाँ बीप होनी बंद नहीं हो जाए तब तक ही उसको नीचे आने दो। और जब भी बंद हो जाए उसको उसका नीचे वाला प्रेशर मान लो, ये उनका नीचे वाला प्रेशर हो जाएगा। तो ये तो था बीपी चेक करने का एक तरीका जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। एक और चीज़ है कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं घर में, किसी को भी जैसे उल्टी आने लगी, जिसको चक्कर आने लगे, कमज़ोरी हो गई, तो हम ये पता नहीं कर पाते कि इसका पेशेंट का बीपी अप है या डाउन है। दो तरह के बीपी होते हैं, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपर में बीपी ज़्यादा होता है और हाइपो में बीपी लो होता है। तो उनको हम तालमेल नहीं बिठा पाते कि इसका बीपी हाई है या लो है। क्या करते हैं कई लोग, जैसे किसी को हाई रहता है और वो टैबलेट खा रहा होता है, एम्लोडी 5 mg 10 mg या XYZ, तो उसके लिए क्या करते हैं, कई बार ज़रूरी नहीं रहता कि हर बार उसका बीपी अप ही हो, ज़्यादा ही हो, कई बार कम भी हो जाता है और हम उसको कम होने के बावजूद फिर टैबलेट दे देते हैं और उसका और कम चला जाता है। तो हमें पता कंफर्मेशन के लिए यही कहना चाहूँगा कि एक तो मशीन सब अपने घरों में रखो ताकि हम पहले चेक कर सकें। दूसरा मैं इनके सिम्टम्स बता देता हूँ कि हाई में क्या होगा और लो में क्या होगा। जब हाई ब्लड प्रेशर होगा ना तो आपके सिर में पेन होएगा, यहाँ फ्रंट में हेड पेन होगा बहुत ज़्यादा, लेफ़्ट हैंड में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, लेफ़्ट चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, घबराहट होने लगेगी, आपको चिड़चिड़ापन स्टार्ट होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी और आप गुस्सा करेंगे बहुत ज़्यादा। ये तो है हमारे हाई बीपी के लक्षण। और लो बीपी के लक्षण ये हैं कि जैसे हमें चक्कर आना, नींद लेते रहना, सोने के बाद फिर ये मन करना कि अब दोबारा फिर सोना है, ज़्यादा पानी पीने का मन करना, कहीं कुछ काम में मन नहीं लगना, काम नहीं कर पाना घर का कोई भी, और बार बार में जैसे उल्टी जैसा मन करना, उल्टी ना आके उल्टी जैसा बस मन करना, ये लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हैं। तो इनको आप पहले देखो। अगर फिर भी आप लोग कंफ्यूज होते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो जैसे मैंने आप लोगों को बीपी चेक करना बताया है वैसे आप बीपी जांच कर सकते हैं। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगा शुगर के बारे में। शुगर भी हम लोग घर पे ही बैठ के कर सकते हैं, हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। हम क्या होता है कई सालों से दवाई खा रहे होते हैं, 10 साल से 12 साल से, तो डॉक्टर हमें एक टैबलेट प्रिस्क्राइब कर देता है कि इसमें ये दवाई चलनी है और वही परमानेंट उनकी चलती रहती है। तो फिर हमें क्या होता है कि भाई हर 10 दिन में 15 दिन में शुगर चेक करने की आवश्यकता है कि हमारा नॉर्मल है या भाई बढ़ रखा है या ज़्यादा कम हो रखा है।
तो सभी घर पे ब्लड शुगर की मशीन रख लेते हैं, जिसको ग्लूकोमीटर के नाम से भी पुकारा जाता है। ग्लूकोमीटर मशीन से हम घर में शुगर चेक कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि होती है एक मशीन छोटी सी, इसकी आती है स्ट्रिप। इनका सही तरीका मैं बता देता हूँ कैसे होता है। जो स्ट्रिप की में पत्तियाँ होती हैं ना, जो ये इसमें एक एरो का निशान होता है और ये अप ऊपर की साइड होता है, ठीक है। तो ये इसमें नीचे की तरफ हम जैसे ही अंदर पुश करेंगे, अपने आप मशीन ऑन हो जाती है। पुश करते ही देखो अपने आप ये ऑन हो गई। उसके बाद ये पेंसिल दे रखी होती है इन्होंने, और ये नीडल होती है। इस नीडल को ऊपर से इसको कवर को हटा के, ये पेंसिल को खोल के पुराने वाला जैसे हमने किसी का भी शुगर चेक किया है या उसी बंदे का हमने शुगर चेक किया है, हमें हर बार अलग नीडल चेंज करनी चाहिए, हर बार नीडल को बदलना चाहिए और दूसरी नीडल को लगाना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना फैले। नई नीडल लगा के हम पेंसिल को बंद कर दें और अच्छी तरह कॉटन लेके और कॉटन से स्प्रिट लगा के पेंसिल को साफ ज़रूर करें। चाहे हम एक ही बंदे का शुगर चेक कर रहे हैं, चाहे हम अलग अलग बंदे का कर रहे हैं, उसमें क्या होता है ब्लड के क्लॉट जम जाते हैं इसके ऊपर। ब्लड क्लॉट होने की वजह से जैसे ही हम पेशेंट को प्रिक करते हैं ना, तो उस पर जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे अंदर चला जाता है। इसलिए कॉटन पे स्प्रिट लगा के अच्छे से इसको साफ़ करके, ताकि इसके अंदर कोई भी क्लॉट वगैरह ना रहे, इसको अच्छे से साफ़ करें। और इस पे डिजिट होती हैं 1 2 3 4 5। इसको हमने जितना अपनी इच्छा अनुसार करना है, जितना गहरा जितना डीप करना हो उतना ही ले जा सकते हैं, पर इतनी ज़रूरत हमें होती नहीं। सबकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, सॉफ्ट होती है, तो हम इसको 1 या 2 तक ही रखें, इनफ है। और इसको बैक की साइड पुश करके पेशेंट का फिंगर लेके हमें इस फिंगर पे पिक करना चाहिए। तो पेशेंट के हाथ गंदे भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन वाले भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें पहले से अच्छे से स्प्रेड से कॉटन से उंगली को साफ़ करें, ताकि जो भी इन्फेक्शन है फिंगर के ऊपर वो सारा इन्फेक्शन अच्छे से रिमूव हो जाए। अच्छे से साफ़ करें और 10 से 20 सेकंड के लिए उसको छोड़ दें, ताकि जो स्प्रेड लगी है वो सूख जाए और हमारे ब्लड के साथ ना मिल पाए। इसके करके फिर हम जैसे ही यहाँ पर पेंसिल को रखेंगे और ऐसे नीचे से थोड़ा सा प्रेस कर लो, ताकि जो ब्लड है वो उंगली में ऊपर अच्छे से आ जाए। इसी उंगली को हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि इस उंगली की जो वेंस होती हैं वो हमारी सीधी हार्ट के साथ अटैच होती हैं, और हार्ट का ही काम होता है ब्लड को फ्लो करना, पंप करना। इसलिए इस फिंगर में रक्त का संचार बहुत अच्छी तरह बहता रहता है, इसलिए इस फिंगर को चूज करते हैं। तो जैसे ही हमने इसमें किया, उसके बाद हम देखेंगे इनका यहाँ नीचे की साइड स्ट्रिप जो हमने पत्ती डाली थी उस पर नीचे की साइड थोड़ा सा टच कर दो, अपने आप ब्लड ले लेगा ये टच करते ही। तो टच करने के बाद रुई से रख दो, ताकि वो खून जो बह रहा वो बंद हो जाएगा और यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी। जैसे इनकी आई अभी 109 109, तो इनका शुगर हम बिल्कुल परफेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखने के लिए हम 2 तरह का शुगर जांच कर सकते हैं। एक तो फास्टिंग, खाली पेट। खाली पेट में क्या होता है, सुबह कुछ भी ना खाए पिए, मतलब उसको चेक करना होता है हमें कि भाई पेशेंट की भी शुगर कितनी है। वो अप्रोक्स आप 100 या 120 तक लगा लो कि भाई फास्टिंग में 100 या 120 तक ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर शुगर होगी तो पेशेंट को शुगर है। और दूसरी होती है रैंडमली, जो कि अभी हम 1 बजे चेक कर रहे हैं, इन्होंने खाना भी खाया है तो उसके बाद रैंडमली चेक किए तो इनकी 109 आई है, जो होती है 100 से 140। तो 100 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 140 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो इनकी शुगर फ़िलहाल बिल्कुल ठीक है। इससे हम पता कर सकते हैं कि भाई हाँ हमारी शुगर कितनी आ रखी है, कितनी है, तो हम उसके हिसाब से अपना डायग्नोस कर सकते हैं। वैसे ही फिर अच्छे से नीडल को जो चेक किया था उसको रिमूव करके डाल दो और बंद करके मशीन को डाल के हम रख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं कि ये चीज़ें हम घर पे कर सकते हैं आसानी से। इन चीज़ों के लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, और कोई भी किसी भी प्रोफेशन से, किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो आप लोग, कोई भी कर सकता है इसको।
इसके लिए ये नहीं कि कोई डॉक्टर कोई स्टाफ नर्स ही होना आपके पास कंपलसरी है, आप खुद लोग भी कर सकते हो। इसके लिए ये नहीं कि भाई आप गर्मी में कहीं बाहर जाओ डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, तो आप घर पे रह के ये चीज़ें कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। अगर हाँ फिर भी अगर कोई भाई चीज़ें जैसे आपकी समझ से बाहर हैं कि भाई शुगर इतना आ जाता है कि इसमें 400 से अबव आ गया, तो आप लोग सोचोगे कि नहीं ये टैबलेट तो इन्होंने 200 पे चलाई थी, 250 पे चलाई थी, 400 तो बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में आप ये चीज़ें डॉक्टर से ही कंसल्ट करो, किसी सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाके अपना जांच करवा सकते हो आप, वो आपका ट्रीटमेंट आपको बेस्ट से बेस्ट देगा। उस चीज़ों में आप अपने आप से खुद छेड़खानी मत करो, या कोई ये नहीं कि भाई हाँ ये करना, मैं ये दवाई 2 ले लूँ, अगर एक से आराम नहीं हो रहा तो इसी को 2 कर दूँ, ये चीज़ें भूल के भी मत करें। ये चीज़ें आप डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करें और अपने स्वास्थ्य का और अपने फैमिली वालों का ध्यान रहे। तो दोस्तों धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप लोगों ने अपना टाइम दिया, कीमती समय देकर मेरी वीडियो को सुना। तो यही कहना चाहूँगा, अपने आसपास सफाई रखो, खुश रहो, अपने परिवार का ध्यान रखो। जय हिंद, वंदे मातरम।